हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम टाइप नंबर 2 करेंगे रियल नंबर का। उससे पहले हम कल की कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। मैंने कहा था इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं गिनती वाले नंबर। ठीक है, तो गिनती हमारी 1 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। यदि नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो भी डाल दें, अब जीरो और डाल दिया हमने, तो ये बन जाता था हमारा, ये जो सेट है नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ये बन जाता था हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसके बाद आता था थर्ड नंबर पे, यदि इसमें नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर डाल दिया जाए, नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर डाल दिया जाए, तो ये मिलके हमारा सेट बन जाएगा। ये पूरा नेगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर और जीरो, ये सभी मिलके हमारा बन जाएगा पूरा सेट इंटीजर। ठीक है बेटा, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स के बाद यदि हम इसके अंदर इंटीजर के साथ में हम फ्रैक्शन वाले नंबरों को डाल दें, फ्रैक्शन वाले नंबर जो नंबर 2/3, 4/5, 7/9 इस तरह की फॉर्म के नंबर होते हैं, अगर इंटीजर के साथ में वो नंबर भी डाल दिए जाएं तो हमारे बन जाते हैं रेशनल नंबर। क्या बन जाएंगे हमारे? रेशनल नंबर। ठीक है, यदि रेशनल नंबर के बाद यदि इसमें इरेशनल नंबर और डाल दिए जाएं, रेशनल नंबर तो सारे हैं ही हैं, साथ में इरेशनल नंबर और डाल दिए जाएं, तो जो ये सेट बन गया हमारा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का जो सेट बना था, वो बना था हमारा रियल नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब हमें इन सभी नंबरों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट बताया था इमेजिनरी नंबर का, कि यदि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का सेट बनाया जाए तो वो बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि वो 10th क्लास के अनुसार नहीं है, तो इसलिए अभी उसे छोड़ देते हैं। अभी हम केवल इतना याद करना है, ये डेली याद देखना है, डेली याद करोगे तभी ये याद रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं पर भी किसी भी एक्सरसाइज में इनका यूज होता रहेगा। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद देखिए कल की कमेंट की बात करें। कल बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो में दिख नहीं रहा था सही से। चलिए पहले उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। बेटा उसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया था कहीं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये कल करा दिया था मैंने कल की वीडियो में, लेकिन दोबारा देख लीजिए। एचसीएफ निकालना था 867 और 255 का, और वो भी किस मेथड से निकालना था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले हम ये देखेंगे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। हमने लिख दिया 867 हमारा बड़ा नंबर है 255 से। इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था कि बड़े संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करें, देखें कि शेषफल क्या आ रहा है। इस केस में शेषफल हमारा 102 आया, 102 आया। ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया था। सबसे पहले बीच वाली संख्या लिखनी है, ये बीच वाली संख्या है हमारी, डिविडेंट जिसे बोलते हैं। फिर डिवाइजर लिखना है जिससे हमने डिवाइड किया, उसके बाद कितने टाइम्स डिवाइड हुआ वो लिखना है 3, फिर उसके बाद कितना रिमाइंडर बचा वो लिखना है। ये अब तक क्लियर हो गया होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता
शेषफल 0 नहीं आता, तो हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था पुराना वाला वो बन गया डिविडेंड। अब 102 से इसको डिवाइड किया तब भी हमारा रिमाइंडर 51 आ रहा है, 0 नहीं आया। इसको लिख दिया हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बीच वाली संख्या जिससे डिवाइड किया, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, प्लस रिमाइंडर। इसके बाद रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए दोबारा से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दी। इसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन लगाया, 51 बन गया हमारा भाजक, और ये बन गया हमारा भाज्य। जो डिवाइजर था वो हमारा बन गया भाज्य। इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख दिया। मैंने कहा था यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। लिख देंगे 867 और 255 का एचसीएफ 51 आ गया। ठीक है बेटा, ये तो अभी हो गई कल की बात। अब आती है बात आज की। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। ठीक है बेटा, टाइप नंबर 2 करेंगे आज। देखिए बेटा, जो जैसे ये मैं लिखता हूँ पार्ट सेकंड का ए का मतलब है इसमें हम समझाएंगे चीजों को, और बी का मतलब है इसमें जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, हर पार्ट में इसी तरह के मिलेंगे आपको। अब देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 बेटा बहुत लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसे लिखना देखना है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं, आप ध्यान से देखें। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये थी भाई। a क्या होता था हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। b क्या होता था हमारा, डिवाइजर मतलब भाजक, और r होता था हमारा रिमाइंडर, हिंदी में बोलते थे उसको शेषफल। तो अब देखिए जरा ध्यान से इस बात को, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को थोड़ा सा और डीप में हम समझते हैं। इसे डीप में समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा आता है। तो इसलिए ध्यान से देखो, यदि मैं आपको दूं 9, मैं कहूं 9 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा 1। इसी चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा ने कैसे कहा, उसने कहा डिविडेंड मतलब भाज्य, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से उसने कहा यूक्लिड डिवीजन। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, जब हमने 9 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 1 आया। यदि मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। देख लो, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 0। तो इस थ्योरम को इसी तरह आप समझने की कोशिश करें। अब जब हमने किसी ए संख्या को किसी बी संख्या से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आया, इस केस में हमारा रिमाइंडर आया 8। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगी वो हमारा हो गया क्यू। तो अगर इस केस में हम टाइम्स की बात करें तो कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स। तो अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब 9 को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 1। ठीक है बेटा, याद रहेगा। ठीक है, इसको समझने की और कोशिश करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने 17 को डिवाइड किया 3 से,
17 को डिवाइड किया हमने किससे? 3 से। अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर कितना आ सकता है मेरा? डिवाइड करके देख लेंगे। 17 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया कह सकते हैं। यदि 18 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 0। यदि मैं 16 को डिवाइड करूंगा 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 1। यदि मैं 19 को डिवाइड करूंगा 3 से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 1। 20 को डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 2। यदि मैं 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा? 3। 21 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो हम ये देख रहे हैं जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर हमेशा क्या क्या पॉसिबल हो रहे हैं? 0, 1, 2। इस ना तो 3 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, कभी भी रिमाइंडर उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं आता। इस कंक्लूजन को याद रखोगे। ये बात हमारी यूक्लिड लेमा भी कहती थी, यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं हो सकती, b के बराबर नहीं हो सकती। r की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, मतलब b से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती थी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब इस कंसेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए बेटा, टाइप नंबर 2 के अंदर जैसा मैंने कहा यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है हमारी, ठीक है। उसमें ए क्या चीज थी? कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। और बी क्या था? डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते थे, भाजक। और आर क्या था हमारा? शेष। तो याद रखो हमेशा आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगी? जो हमारा डिवाइजर होगा उससे आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? छोटी, कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती। तो याद रखोगे इस बात को, ठीक है बेटा। देखिए अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, मतलब एक तरह से टाइप है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, देखो धनात्मक का मतलब तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहां दे रखा होगा मैंने पॉजिटिव। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब निकलता है ऑड इंटीजर। ऑड, जब मैंने कल बताया था आपको ऑड नंबर इवन नंबर बताया था मैंने। ऑड नंबर वह होते हैं जिसे 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर कितना बचे? 1। इवन नंबर वह होते हैं जिसे 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। तो इसमें बात कर रहा है उन नंबरों की जिसे 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1। इज इन द फॉर्म ऑफ, हमेशा ऑड इंटीजर जो होंगे वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के ही फॉर्म में होंगे। सभी ऑड नंबर, कोई भी इंटीजर ले लिया जाए, यदि पॉजिटिव इंटीजर ले लें कोई भी, तो हमेशा ध्यान रखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में ही लिखा जा सकता है उस ऑड नंबर, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा 2 का, एक मिनट दोबारा देखिए इसे। यदि हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर हमारा या तो 0 आ रहा था या 1 आ रहा था। मैंने कहा था रिमाइंडर डिवाइजर से कभी भी बड़ा या उसके बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आधार बनाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर को यदि 2 से डिवाइड किया गया तो या तो वह नंबर a इक्वल टू 2q की फॉर्म में लिखा जाएगा या वह नंबर a इक्वल टू 2q प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। a इक्वल टू 2q, 2q मतलब q का मतलब कोई भी इंटीजर आ जाए,
कोई भी इंटीजर, और या 2q+1। मतलब ये यही बताता है कि रिमाइंडर केवल 0 आएगा या रिमाइंडर केवल 1 आएगा। अब देख लो इसको, अगर बहुत ध्यान से देखें भाई, इसमें अगर हम 0 भी लगा दें, 2q में 0 प्लस करें तो 2q ही आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको जरा अपने रिलेशन से देखो, a = bq+r। अब देखो यहाँ पे क्लियर ये दिख रहा है हमारा, b जो है हमारा 2 है, q तो q है ही है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, बस और कोई रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो ध्यान रखें इस बात का। तो वह यही बताने की कोशिश कर रहा है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q+1, 6q+3, 6q+5 के ही फॉर्म में, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा एग्जाम में, तो मुझे ये दिखा कि इसमें जो 6 आ रहा है इन तीनों में, इसका मतलब 6 को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम अपनी फॉर्म से कंपेयर करें, a = bq+r से कंपेयर करें, तो हम ये सोच सकते हैं कि b मेरा डिवाइजर होता था, यहाँ पर bq+1, bq+3 कुछ इस तरह की फॉर्म है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकल रहा है कि b की वैल्यू यदि हम 6 ले लेते हैं तो हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी फॉर्म क्या होती थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, अच्छी तरह याद हो गया आपको, a = bq+r। इससे ये रिलेशन निकल गया कि जो हमारा डिवाइजर है वो क्या बन गया, हमारा 6, या ऐसे कह सकते हैं जो हमारी b की वैल्यू है वो क्या आ गई, 6, हमने रख दिया। अब ये इस वाली इक्वेशन में a की जगह a उतार लिया, = b की जगह 6 रख दिया। बताओ यहाँ केवल इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने b की जगह क्या लिखा है, 6। यदि एग्जाम में हम यहां तक काम करते हैं तो हमें हाफ मार्क्स मिल जाएगा, आराम से हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इतना काम। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं। जब 6 डिवाइजर है, 6 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर, क्या क्या संभावना है शेषफल आने की। मैंने कहा था शेषफल हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा, कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं आएगा, ना उससे डिवाइजर से बड़ा आएगा, और मिनिमम कितना हो सकता है शेषफल, 0। तो मैंने कहा यदि डिवाइजर मेरा 6 है तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5। तो टोटल कितने केस एराइज हो सकते हैं हमारे, 6 केस बन सकते हैं, टोटल 6 केस बन सकते हैं हमारे। तो हमने केस बना दिए कितने, 6 केस बना दिए इसके हमने, केस 1, 2, 3, अभी और आगे आएंगे 3 केस। तो हमने कितने केस बना दिए, 6। अब केस क्या बनेंगे, तो वो देखो, डिवाइजर तो हमें पता पड़ गया 6 है। अब रिमाइंडर हमने कहा फर्स्ट केस में हमने रिमाइंडर ले लिया 0, क्या ले लिया, रिमाइंडर 0। सेकंड केस में रिमाइंडर हमने ले लिया 1, थर्ड केस में रिमाइंडर ले लिया हमने 2, फोर्थ केस में हम रिमाइंडर ले लेंगे 4, 3, और फिफ्थ केस में रिमाइंडर ले लेंगे 4, सिक्स्थ केस में रिमाइंडर ले लेंगे 5। तो टोटल कितने केस बन सकते हैं, 6 बना सकते हो आराम से। यदि हमें किसी भी नंबर में क्वेश्चन में डिवाइजर पता पड़ गया तो उसके बाद क्या हम पॉसिबल रिमाइंडर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर के बाद उतने ही केस बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब उसके बाद उन्हें इस तरह से लिख दिया। अब रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में r की जगह क्या रखना है, 0। देखो बेटा, a = 6q+r की जगह 0 रख दिया। बताओ कोई परेशानी हो तो। इस वाले केस में r की जगह हमें क्या रखना है, 1। देखो a = 6q, r की जगह 1 रखना है, 1 रख दिया। इस केस में r की जगह मुझे क्या रखना है, 2। देखो a = 6q+2 रख दिया। ऐसे नेक्स्ट केस होगा 6q+3, नेक्स्ट केस होगा 6q+4, और उससे नेक्स्ट केस होगा 6q+5। ठीक है, लिख सकते हो केस, और केस के बाद रिमाइंडर लिख सकते हो, उसके बाद वैल्यू भी पुट आराम से कर सकते हो, इतना काम कर सकते हो। अब इसके बाद थोड़ा सा माइंड और लगाते हैं।
अब क्योंकि हमें इसमें प्रूव करना था ऑड इंटीजर, ऑड और इवन की बात आती है तो हमेशा हम यूज करते हैं टू की टेबल को। मैंने कहा था डेफिनेशन भी हमारी यही थी, ऑड नंबर हमारे वो नंबर थे कि टू से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आए वन, और इवन नंबर थे हमारे टू से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आए जीरो। तो इसलिए क्योंकि टू ही हमारा आधार है इवन नंबर और ऑड नंबर की को डिफाइन करने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, एक 6q को इस तरह से लिख दिया। भाई 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें 2 के मल्टीपल में प्रूव करना है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये q 3 के साथ भेज दिया, प्लस रिमाइंडर चल ही रहा है। अब ये बताइए, यदि q कोई इंटीजर है, q का मल्टीप्लाई किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो भी इंटीजर आएगा। उस इंटीजर को हमने लेट मान लिया कि वो किसके बराबर है, m कोई भी m इंटीजर मान लिया लेट, तो ये बन गया हमारा 2m प्लस 0। यहां पर हमने m को किसके बराबर मान लिया, 3q। कोई परेशानी नहीं, लिख दो इसको। अब ये बताइए, ये जो हमारा कंक्लूजन निकला ये हमें क्या बताता है? यदि किसी नंबर को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका शेषफल कितना आ रहा है, 0। यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसका शेषफल 0 आ रहा है, तो वो नंबर कौन सा नंबर बन गया, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सम संख्या। तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमारा ये बना, r की जगह हमने लिख दिया 1। अगर r की जगह, इस जगह पर हम r की जगह 1 लिख देंगे तो ये बन गया 1 इक्वल टू 6q प्लस 1। अब सेम प्रोसेस 6q को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3q, ये पहले बता दिया था मैंने। अब यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब मैंने कहा था q मेरा इंटीजर है, इंटीजर का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक इंटीजर। उस इंटीजर को मैं क्या मान सकता हूं, m। तो मैंने मान लिया m जो है मेरा यहां पर किसके बराबर है, 3q के। अब देखो इसे पढ़ के देखो, जब मैंने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। अगर 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या इंप्लाइज करता है, कौन सा नंबर होगा वो, ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। बताइए यहां तक कोई परेशानी? यदि रिमाइंडर हमारा 2 आया तो हमने यहां पर लिख दिया a इक्वल टू 6q प्लस 2। देखो उतार दिया मैंने। अब देखिए a इक्वल टू ये 6q, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि मुझे 2 का मल्टीपल बनाना है, इसलिए मैंने इन दोनों से ही 2 कॉमन ले लिया। अगर मैंने इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो ये 2 यहां पे बच जाएगा 3q। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1, क्योंकि 2 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 1, तो 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब देखो q मेरा एक इंटीजर है, इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई किया मतलब एक इंटीजर का मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर में प्लस 1 कर दूं तो भी इंटीजर आएगा। इस इंटीजर को मैं लेट मान सकता हूं कि 3q प्लस 1 मेरा किसके बराबर है, m। अगर 3q प्लस m मेरा 3q प्लस 1 जो है मेरा m के बराबर है तो ये पूरा m हो जाएगा इंटू 2, तो 2m लिख सकता हूं इसे। अब फिर से डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती थी हमारी, अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो 0 लिख सकता हूं मैं प्लस में। जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो कैसी संख्या हो गई, इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते थे, सम संख्या। ठीक है, इसी तरह हम केस नंबर 4 करेंगे। देखिए केस नंबर 4 देखिए बेटा, कट तो नहीं रहा, एक मिनट, चलिए देखिए बेटा केस नंबर 4 में रिमाइंडर मैंने क्या माना था, 3, वही इक्वेशन में रख दिया। इक्वेशन थी मेरी 6q प्लस r, इस वाली इक्वेशन में मैंने रख दिया, तो r की जगह 3 रख दिया तो ये 6q प्लस 3 बन गया। अब देखो यहां तक कोई परेशानी? अब क्योंकि मुझे 2 का मल्टीपल प्रूव करना है, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर की डेफिनेशन में मेरा क्या आता था, 2, इसलिए मैंने
3 को ब्रेक किया 2+1। इसका फायदा क्या हुआ, इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ गया। अगर इन दोनों के अंदर 2 कॉमन ले लिया तो जैसे हमने पीछे किया था, तो ये तो 3 क्यू बचेगा, इसमें से 2 ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो अब हम क्यू हमारा एक इंटीजर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, +1 करेंगे तब भी इंटीजर आ जाएगा, और उस इंटीजर को मैंने किसके बराबर ले लिया, m। तो अगर मैंने इसको m के बराबर ले लिया तो हम लिख सकते हैं 2m+1। अब आ जाओ अपनी डेफिनेशन पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था, यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर 1 आ रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो यही कहता था कि ये रिमाइंडर है। अब लेकिन ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या कहती थी कि यदि किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो कैसा संख्या होगी, ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट, यदि रिमाइंडर मैंने 4 लिया तो इस इक्वेशन में रख दूंगा a = 6q + 4। यहां पर हमने देखा इन दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है, यदि 2 कॉमन आ रहा है दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो ये 3q बचेगा। अब 4 को हम लिख सकते थे 2 × 2, इसमें से एक 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 बच जाएगा हमारा। अब देखिए फिर से वही केस, जब q एक इंटीजर है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी इंटीजर बन गया, उस इंटीजर में मैंने 2 जोड़ दिया तो भी इंटीजर बन गया, और इसे मैं क्या मान सकता हूं, m। ठीक है, तो ये बन गया 2m। अब फिर वही केस, a = 2m + 0 भी लिख सकते हैं इसको। अब फिर से वही वाली बात, जब किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। तो कैसी संख्या होगी हमारी, इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है बेटा। अब यदि रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारी इस इक्वेशन में रखेंगे तो a = 6q + 5 आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी। अब क्योंकि 5 ब्रेक किया जा सकता है 2 के फॉर्म में, तो हमने 5 को ब्रेक किया 4 + 1 में। ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे हम 5 को 2 + 2 + 1, क्योंकि हमें टारगेट है 2 के फॉर्म में, क्योंकि ऑड इवन की डेफिनेशन में हमारा 2 डिवाइजर की तरह बिहेव करता था। तो हमने इसको देखा, अगर हम 4 भी लिख दें कि भाई पहले ब्रेक ऐसे कर दो, फिर 4 + 2 + 2 को प्लस करके लिख दो 4, कोई परेशानी। अब देखिए इन दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो ये 3q बच गया, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया +1। फिर सेम प्रोसीजर, q मेरा इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी इंटीजर, +2 किया तब भी इंटीजर, इसको मैं क्या मान सकता हूं, m। अगर m मान लिया फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन के हिसाब से ये रिमाइंडर हो गया। अब ये रिमाइंडर हो गया तो ऑड नंबर की जो हमारी डेफिनेशन थी कि जब हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब देखिए ध्यान से, देखो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था जो नंबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, देखो 6q + 1 के फॉर्म में कौन सा नंबर है, एक मिनट में मार्कर चेंज करता हूं, एक मिनट। देखिए बेटा 6q + 1 के फॉर्म में मेरा नंबर है, एक मिनट इसे भी लगा दो, ऊपर निकालना पड़ेगा बेटा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा इसको। देखिए बेटा जो नंबर मेरा 6q + 1 के फॉर्म में है, केस नंबर 2, 6q + 1 के फॉर्म में। दूसरा नंबर कौन सा चाहिए था मुझे, 6q + 3 के फॉर्म में। 6q + 3 के फॉर्म में देखो ये तो नंबर है नहीं। केस नंबर 4 देखिए, केस नंबर 4 हमारा 6q + 3 के फॉर्म में है। केस नंबर 6 देखिए, ये हमारा 6q + 5 के फॉर्म में है। उसने ये कहा था कि जो नंबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में आ रहा है वो कैसे नंबर होने चाहिए, सारे के सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे नंबर हो ऑड पॉजिटिव। देखो ये केस नंबर 2 में 6q + 1 के फॉर्म में आ रहा है, नंबर हमारा ऑड आ रहा है या नहीं आ रहा। जब मेरा नंबर 6q + 3 की फॉर्म में आ रहा है तो देखो ऑड नंबर आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब नंबर मेरा 6q + 5 के फॉर्म में आ रहा है तो देखिए ऑड आ रहा है कि नहीं। बाकी के और केसेस को देख लो, उनमें कहीं ऑड तो नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट केस में
इवन नंबर आ रहा है, थर्ड केस में इवन नंबर आ रहा है, देखिए ध्यान से, फिफ्थ केस में भी इवन नंबर आ रहा है। तो केवल हमारे 6 केस बने थे, उन 6 केस में से 3 केस हमारे ऑड बने थे और 3 केस बने थे इवन। 3 केस जो ऑड बने थे, क्वेश्चन के अंदर हमें केवल उन ऑड केसेस के बारे में पूछा था उसने। अब ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता था। हो सकता है वो कहता दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं कहता, केवल धनात्मक पूर्णांक कह देता। अगर धनात्मक पूर्णांक कह देता तो हम ये पूरे 6 केस करके दिखा देते, कोई परेशानी नहीं। यदि वो धनात्मक विषम पूर्णांक कहता तो हम इस तरह से करेंगे, उसके बाद हम एक लाइन और लिख देंगे उसमें कि केस नंबर 2 में, केस नंबर 4 में और 6 में सभी धनात्मक विषम संख्या आ रही है, जो कि हमारी 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में है। सारी धनात्मक संख्या हमारी इसी फॉर्म में आ रही है। अगर हमारा इसी क्वेश्चन को और अच्छा बनाता हो तो कह देता हो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, इवन नंबर देता, करते ऐसे ही पूरे 6 केस करते। 6 केस करने के बाद बस केवल लास्ट वाली लाइन में हम क्या कह देते, केस नंबर 1, केस नंबर 3, केस नंबर 5, क्योंकि हमारे 1, 3, 5 के अंदर कैसी संख्या आ रही थी, इवन नंबर। तो बात समझ में आ गई। 3 तरह के क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बेटा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत अच्छा तरीका है, एक सीक्वेंस से चलना है, कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है बेटा, कर लोगे? अब आज का होमवर्क नोट करिए, टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 2 का होमवर्क देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को घर पे उतार लेना। ठीक दिख रहा होगा आपको सबको? क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, आज के लिए एक मिनट ब्लर हो रहा है, एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं सही करता हूं इसको। ये कल भी इसी तरह हुआ था, क्या हुआ इसको, एक मिनट बेटा, इसको मैं दोबारा कर देता हूं। क्या होता है इसमें, एक मिनट अभी हुआ सही। ठीक है, अब ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बेटा, चलिए सभी ने ले लिया। ये चारों क्वेश्चन रात को 8 बजे इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बेटा थोड़ी सी ग्रुप पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग थैंक्स, ओके, इस तरह की कन्वर्सेशन ना करें। जो इम्पोर्टेंट हो वो उसी बात की को ग्रुप पर लिखें और आपस में कोई भी कन्वर्सेशन ना करें। ठीक है, इससे तो क्या होता है, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट मैसेज होगा वो भी पढ़ने से छूट जाएगा। ठीक है, आप अपने पर्सनल कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप बस में फोन पे बात कर लीजिए या पर्सनल नंबर पे बात कर लीजिए। ग्रुप में किसी भी तरह की फालतू की कन्वर्सेशन ना करें। ओके, थैंक यू बेटा।